वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों आज से हम जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें 35 से ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन आपको रोज़ मिलेंगे जब भी हम आपको वीडियो देंगे, और सभी प्रश्न का जो है एनालाइज करके आपको समझाया जाएगा, जिससे जो है आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएँ। दोस्तों आप कितने प्रश्न सही करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जो है नियमित रूप से वीडियो मिलती रहती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। देखिए राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो देखते हैं। देखिए पहला है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, यह कथन सत्य है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये भी सही है। चौथा है, राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर उसे हटाया जा सकता है। देखिए क्या करना था, इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए जो राज्यपाल है उसे राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर हटाया नहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी है यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि हमें असत्य कथन छांटना था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। तो देखिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए जो भारत में वन क्षेत्र है वह 33% होना चाहिए। कितना, 33% वन क्षेत्र का अनुपात होना चाहिए। अगर हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। तो इसका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। मध्य प्रदेश में वन की मात्रा पूरे भारत में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है। यानी कि किस प्रकार के वायु प्रदूषण से, यानी किस प्रदूषण से जो है मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी जो रोग पैदा होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा। देखिए सीसा को हम लेड से भी समझ सकते हैं, इससे जो है तंत्रिका तंत्र संबंधी जो है रोग पैदा होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान यानी कि नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है यह महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र के नागपुर में। इसके अलावा अगर हम कटक की बात करें, देखिए कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कटक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है किसे। तो आप सभी को पता है कि जो हमारी ओजोन परत है यह अल्ट्रा वायलेंट किरणों यानी कि जो हमारे पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषित करती है और पृथ्वी पर आने से रोकती है। और यही अल्ट्रा वायलेंट जो रेज होते हैं यह कैंसर जैसी विभिन्न घातक बीमारियों के कारण बनते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैदराबाद राज्य की नींव किसने रखी थी। तो देखिए जो हैदराबाद राज्य है इसकी नींव रखी थी निज़ामुल मुल्क ने। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो हैदराबाद था यह निज़ामुल मुल्क द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए वह जो भारत का नेपोलियन है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त जो थे इन्होंने अपने शासनकाल में अधिकांश क्षेत्रों को जीत लिया था और इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसे, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, फैजाबाद से लखनऊ राजधानी किसने स्थानांतरित की। देखिए जो अवध की राजधानी है उसे फैजाबाद से लखनऊ किसने स्थानांतरित किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आसफुद्दौला। ऑप्शन नंबर ए, आसफुद्दौला ने जो है राजधानी अवध की फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। और बात करें कि लखनऊ के यानी कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे, तो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। और आसफुद्दौला ने जो है बड़े इमामबाड़े का निर्माण करवाया था। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस के जो राजनैतिक गुरु थे वो थे CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास जो थे वह सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु थे। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगर हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो देखिए इन्हें नेताजी कहा जाता है। और इन्हें सबसे पहले नेताजी किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस को जो सबसे पहले नेताजी कहा था वो हिटलर ने कहा था। तो ये प्रश्न भी याद रखना है। और सुभाष चंद्र बोस 1939 में जो है कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसमें यह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये पॉइंट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है,
दांडी मार्च के तहत बम्बई के धरसना केंद्र पर सत्याग्रहियों पर नृशंस अत्याचार का वर्णन किसने किया है? तो देखिए, दांडी मार्च के तहत बम्बई के धरसना केंद्र पर सत्याग्रहियों पर नृशंस अत्याचार का जो वर्णन किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब मिलर। देखिए, जो वेब मिलर हैं, इन्होंने जो है दांडी मार्च के तहत जो धरसना केंद्र पर अत्याचार किया गया था सत्याग्रहियों पर, उसका जो वर्णन किया है वो वेब मिलर ने किया है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का पिता कहते हैं? तो देखिए, आप सब ध्यान से देखेंगे, निम्न में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.जी. रानाडे, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को ही पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का पिता यानी कि जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? और कभी कभी प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो देखिए, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वो था बेलगांव अधिवेशन 1924। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। तो यह एकमात्र जो था जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष रहे थे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में पुस्तकें एवं उनके रचयिता का नामोल्लेख है, इनमें से असत्य का चयन करना है। देखिए, कौन सा सही नहीं है, इसका चयन करना है। तो देखिए, शूद्रक की मृच्छकटिकम है, बिल्कुल सही है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं, बिल्कुल सही है। जो विशाख दत्त हैं वो मुद्रा राक्षस के लेखक है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो योग शास्त्र है, देखिए, पतंजलि की पुस्तक का क्या नाम है? पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, योग शास्त्र नहीं लिखा था। तो पतंजलि की पुस्तक का नाम है महाभाष्य, ये याद रखना है आपको। और जो योग शास्त्र है यह किसके द्वारा लिखा गया? देखिए, जो योग शास्त्र है वह हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है और पतंजलि की पुस्तक क्या है? महाभाष्य। तो ये दोनों याद रखना है। अगला प्रश्न है, महान चिकित्सक चरक किसकी राजसभा में रहते थे? देखिए, आपने चरक का नाम सुना होगा, चरक ने चरक संहिता की भी रचना की है। तो यह किसके दरबार में रहते थे? तो जो महान चिकित्सक चरक थे यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वप्न नगरी कहा जाता है, यानी कि सिटी ऑफ ड्रीम्स? किसे स्वप्न नगरी कहा जाता है? देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा कोझिकोड। ऑप्शन नंबर ए जो कोझिकोड, देखिए यह केरल में है, यह कालीकट के समीप है और इसे स्वप्नों की नगरी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्किल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देखिए, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का पहला स्किल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाराबंकी। बाराबंकी में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्किल विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूस की तकनीकी सहायता से विकसित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, देखिए हमने आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र का एक वीडियो दिया था और उसमें भारत के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में बताया था। तो देखिए, जो हमारा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 2 ऊर्जा संयंत्र हैं परमाणु ऊर्जा, एक कुडनकुलम, एक कल्पक्कम। महाराष्ट्र की बात करें, देखिए महाराष्ट्र में ट्राम्बे में है और इसके अलावा जो कैगा है यह कहाँ पर है? कैगा है कर्नाटक में और काकरपारा जो है वह सूरत में है और रावत भाटा कोटा में है। तो ये सब जो हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत के किस नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए, जब भी एक सींग वाले गैंडे की बात आती है तो आपको 2 राष्ट्रीय उद्यान के नाम याद रखना है, एक मानस और एक काजीरंगा। दोनों हमारे कहाँ पर हैं? दोनों असम में हैं और दोनों जो हैं एक सींग वाले गैंडे के लिए ही प्रसिद्ध हैं। दोनों यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में भी शामिल हैं। तो मानस और काजीरंगा में जो है एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी मानस हो जाएगा। मानस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो गिरी की अगर बात करें, गिरी जो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, यह एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है। और अगर हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो देखिए यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, इसका भी नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, बर्फीला तूफान स्टेला ने कहाँ पर कहर बरपाया था? यानी कि जो बर्फीला तूफान है स्टेला, यह कहाँ पर आया था कुछ समय पहले?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्वी अमेरिका में। देखिए जो स्टेला तूफान है यह कुछ समय पहले उत्तर पूर्वी अमेरिका में आया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्ति के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि प्रवाल भित्ति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए पहला क्या है, ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। प्रवाल भित्ति 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ की ओर पाए जाते हैं। दूसरा है, इनके लिए स्वच्छ अवसाद मुक्त जल आवश्यक होता है, बिल्कुल सही है। और देखिए जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा गलत है, असत्य है, तो ये सही हो जाएगा। देखिए लवणता माध्यम स्तर सर्वोच्च होना चाहिए, यह कोई भी ज़रूरी नहीं है प्रवाल भित्ति के लिए। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा क्यों आते हैं। तो देखिए आप सभी को पता होगा ज्वार भाटा क्यों आते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण। देखिए जो सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है इसके कारण ही ज्वार भाटा पृथ्वी पर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री किनारे से 100 फैदम तक की गहराई वाले भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए समुद्र किनारे से 100 फैदम की गहराई वाले जो स्थान होते हैं उन्हें कहते हैं मग्न तट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समुद्र के किनारे 100 फैदम तक की गहराई वाले जो होते हैं भाग उन्हें मग्न तट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा दलदलीय भूमि क्षेत्र कहाँ पर है। तो देखिए जो संसार का सबसे बड़ा दलदलीय भूमि क्षेत्र है वह हमारा हो जाएगा ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बारबरी स्टेट, देखिए जो बारबरी स्टेट है में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए बारबरी अगर स्टेट की बात करें तो देखिए इसमें 4 प्रमुख देश हमारे आते हैं। बारबरी स्टेट में 4 प्रमुख देश आते हैं जो कि अफ्रीका के देश हैं। देखिए इसमें मोरक्को आता है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और ट्रिपोली, ये 3 प्रमुख रूप से आते हैं। इसमें साउथ सूडान यानी कि जो सूडान है यह नहीं आता है। तो देखिए बारबरी स्टेट में सूडान नहीं आता है तो इसका नाम करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। मोरक्को, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया और ट्रिपोली, ये 4 जो हमारे देश हैं बारबरी स्टेट के अंतर्गत आते हैं जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंडीज़ पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो देखिए जो इंडीज़ पर्वत है इसकी सर्वोच्च चोटी का जो नाम है वो है अकांकागुआ। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है करेक्ट हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो हमारा इंडीज़ पर्वत है यह कौन से देश में या कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो आपको बताना है कि जो इंडीज़ पर्वत है यह कौन से देश में है और कौन से महाद्वीप में है, यह आपको कमेंट करके बताना है। अभी आप तुरंत कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है, इताविरा और कराजस लौह अयस्क के खाने कहाँ पर हैं। तो देखिए इताविरा और जो कराजस लौह अयस्क के खाने हैं यह ब्राज़ील में स्थित है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केप हॉर्न कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो केप हॉर्न है यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर, केप हॉर्न दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नेत्र प्रणाली के बारे में असत्य कथन क्या है। देखिए नेत्र प्रणाली के बारे में असत्य कथन क्या है, तो पहले आप इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। देखिए नेत्र का फुल फॉर्म क्या होता है, NETRA। देखिए जो नेत्र ये है इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। क्या होता है, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। अब इसका फुल फॉर्म आपको याद रहेगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके बारे में असत्य कथन क्या है, देखिए इसे भारतीय वायुसेना ने 14 फरवरी 2017 को सम्मिलित किया गया, बिल्कुल सही है। यह 200 किमी दूरी तक निगरानी करने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। भारत द्वारा ब्राज़ील से खरीदे गए एम्ब्रायड विमानों पर आधारित है, बिल्कुल सही है। तो देखिए असत्य कथन इनमें से कोई भी नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई भी जो है असत्य कथन नहीं है। और नेत्र का फुल फॉर्म आपको एक बार फिर से याद रखना है। नेत्र का फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस जो है नेत्र का फुल फॉर्म होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं उत्पादन में विश्व में किस स्थान में, यानी जो भारत है गेहूं उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है। तो देखिए गेहूं का उत्पादन विश्व में जो चीन में है सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन चीन में होता है। और जो भारत का स्थान है दूसरा है, गेहूं के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अगर हम बात करें कि भारत के अंदर कौन सा राज्य प्रथम स्थान है, तो देखिए जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। गन्ना और गेहूं और आलू, इन 3 चीज़ों में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान रखता है, तो ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की टाइम हायर एजुकेशन ने सर्वश्रेष्ठ लघु विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की, जिसमें कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका प्रथम स्थान पर है और इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर की रैंकिंग क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की रैंकिंग है वो 8वीं है, ये करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये 2017 की रैंकिंग के अनुसार इसका आंसर ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस देश में ने महिला सैनिकों के स्कार्फ पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश ने महिला सैनिकों के स्कार्फ पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टर्की। देखिए जो टर्की है यानी कि तुर्की है, इसने अपने देश की महिला सैनिकों के स्कार्फ पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे टर्की की राजधानी क्या है, तो तुर्की कहिए या फिर टर्की कहिए, दोनों एक ही नाम है। तुर्की की राजधानी है अंकारा। और जो हमारा टर्की देश है इसे यूरोप का मरीज़ भी कहते हैं। देखिए जो टर्की है यह एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में पड़ता है, लेकिन जो टर्की की राजधानी अंकारा है यह यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है। और ये याद रखना कि टर्की को यूरोप का मरीज़ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2017 में भारत की रैंकिंग क्या थी। देखिए जो विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स 2017 जारी किया गया था, इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी, तो इस भारत की रैंकिंग थी 122वीं। ऑप्शन नंबर जो डी है 122वीं रैंकिंग करेक्ट हो जाएगा भारत की खुशहाली रैंकिंग की। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात है वो है 943। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 943। दोस्तों जनसंख्या हुए लगभग 9 से 10 वर्ष होने वाले हैं। अब 2021 में जो है दोबारा जनगणना होंगे, तो 2021 में जो है दोबारा डेटा आएंगे, तो जो दोस्तों आपको बदले हुए डेटा देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, जब तारे का द्रव्यमान 1.4 जो हमारा सोलर मास होता है, एमएस को हम बोलते हैं सोलर मास, यानी कि जो सूर्य के द्रव्यमान के समान है, तो जब तारे का द्रव्यमान 1.4 सोलर मास से कम होता है तो वह नाभिकीय ऊर्जा खो देता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जो भी तारा 1.4 सोलर मास से कम होता है वह अपनी ऊर्जा खोने पर श्वेत वामन तारा बन जाता है। क्या बन जाता है, श्वेत वामन तारा बन जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2017 में आदि योगी शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर में आदि योगी शिव की 112 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है प्रतिमा का, वह कोयम्बटूर में किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए हमारा आज का अंतिम प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है लानोज। तो देखिए जो लानोज है इसका संबंध यूरोप से है। जो घास के मैदान दोस्तों होते हैं, घास के मैदानों के अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग नाम होते हैं। जो लानोज होते हैं घास के मैदान, उन्हें यूरोप में कहा जाता है। जो स्टेपीज़ हैं, देखिए जो स्टेपीज घास के मैदान होते हैं यह अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रेरी की बात करें, जो प्रेरी घास के मैदान होते हैं यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। और जो वेल्ड होते हैं यह दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। तो ये हमारा सही क्रम हो जाएगा। अगर हम नीचे कूट देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप वीडियो को 4 से 5 व्यक्तियों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको लगातार वीडियो मिल रही है। और दोस्तों वीडियो आप ज़रूर इसको और आगे बढ़ाएं जिससे और लोग भी इसका लाभ ले सकें। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके जुड़ जाइए, वहाँ से आपको जो रेगुलर पीडीएफ है मिल जाया करेगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।